हेलो बच्चों, तो स्थिर वैद्युत विभव और धारिता का लेक्चर नंबर 11। इससे पहले वाले लेक्चर में लेक्चर नंबर 10 में हमने किया था कि परावैद्युत क्या होता है और परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कैसे होता है, यानी कि उनका पोलराइजेशन कैसे होता है। ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि संधारित्र क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, तो देखो बहुत लोग बना तक रखते हैं कि संधारित्र या संधारित्र कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। अभी आप पढ़ोगे ना तो पढ़ने के बाद कहोगे अरे यार यही था संधारित्र, हम जानते हैं संधारित्र को। ठीक है, ऐसे आप बोलोगे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है संधारित्र। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं कि संधारित्र यानी कि कैपेसिटर। तो संधारित्र क्या होता है, देखो संधारित्र, चलो पहले लिखते हैं कि संधारित्र क्या होता है। देखो यहाँ पर कुछ वैद्युत उपकरण, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि कुछ वैद्युत उपकरण को शुरू होने के लिए बहुत अधिक वैद्युत धारा लगभग 25 एम्पियर से 50 एम्पियर की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पर देखें तो जैसे यहाँ पर ले लो पंखा, ले लो तुम यहाँ पे, जैसे उपकरण में ये भी तो क्या वैद्युत उपकरण हो जाएंगे ना। जैसे यहाँ पर ले लो पंखा है हमारा, या मोटर है। मोटर का मतलब वही टुल्लू जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं पानी को ऊपर टंकी में ले जाने के लिए, वही मोटर है। ये सारे जो होते हैं, ऐसे बहुत सारे उपकरण होते हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए, शुरू होने के लिए हमें कितने एम्पेयर की ज़रूरत होती है, 25 से 50 एम्पेयर की धारा की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब देखो क्या दिक्कत है यार, करंट तो घर में ही आता है, हमें इतना एम्पेयर चाहिए, हम स्विच लगा देंगे हमें मिल जाएगा, बस इतनी सी तो बात है। तो देखो आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि आपके घर में जो करंट आता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 से 35 एम्पियर का होता है। वो भी मेन स्विच का होता है इतना। जहाँ पे आपको खंबे से जो आपके घर में मेन स्विच में आता है करंट, वो 25 से 30 एम्पियर होता है। उसके बाद वो पूरे घर में बढ़ता है। अब उस 25 से 30 एम्पियर से आप सोचो पूरा घर चलाते हैं, पूरे घर में क्या क्या चीज़ चलती हैं। तो उसको चलाने के लिए अब देखो कोई भी एक उपकरण है, उसको चलाने के लिए 25 से 50 एम्पियर की आवश्यकता होती है। और आपके घर में टोटल 30 से 35 एम्पियर ही आता है, तो आप कैसे चलाओगे। अब तो इसके बारे में सोचा गया कि कैसे इसको क्या किया जाए कि ये सारी चीज़ें उपकरण चल जाएं। तो देखो किसी भी चीज़ को अगर चलाना है तो उसको स्टार्ट करने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब एक बार वो स्टार्ट हो जाता है फिर उतनी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हमें नहीं होती है, या बोलो कि उतनी ज़्यादा करंट की आवश्यकता हमें नहीं होती। जैसे अगर सिंपल सा एग्जांपल लो, अगर कोई एक टेबल रखा हुआ है, उस टेबल को हमें खसकाना है, तो जब हम उसको स्टार्ट करते हैं खसकाना, तो खसकाने में हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन जब वो एक बार चल पड़ता है तो चलने में फिर उसके बाद लगातार खसकाने में हमें उतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसी प्रकार से ये हमारे वैद्युत उपकरण भी होते हैं कि जैसे पंखा ले लो, तो पंखे को स्टार्ट होने में 25 एम्पियर या 30 एम्पियर करंट की आवश्यकता होती है। लेकिन जब वो एक बार स्टार्ट हो जाता है फिर उसके बाद इतने के एम्पियर की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद 4 एम्पियर 5 एम्पियर की जरूरत होती है। ठीक है, तो देखो हमारा जो संधारित्र होता है, संधारित्र ये करता है कि ये वैद्युत ऊर्जा को, देखो संधारित्र जो होता है ये वैद्युत ऊर्जा को इकट्ठा करता है, वैद्युत ऊर्जा को इकट्ठा करता है और एक बार में दे देता है, यही होता है, यही काम होता है हमारा संधारित्र का। ठीक,
एक बार में दे देता है। यही काम होता है हमारा संधारित्र का। तो ये डिवाइस हमें बनाया गया। अब जैसे देखो, अगर पंखे को जरूरत है स्टार्टिंग चलने के लिए 25 एम्पियर की जरूरत है, 25 एम्पियर करंट की जरूरत है, तो जब ये संधारित्र हम लगा देते हैं उसमें, तो संधारित्र क्या करता है कि जैसे हम बटन चालू करते हैं, अब वो कहेगा भाई ला हमें 25 एम्पियर दो, तो हम चलना स्टार्ट करेंगे। अगर हमें 25 एम्पियर नहीं दोगे तो फिर हम ऐसे 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 घूमेंगे, धीरे धीरे ऐसे ऐसे घूमेंगे। तो क्या करता है कि रुको हम तुम्हें देते हैं, तो एकाएक ये 25 एम्पियर अपने पास इकट्ठा करेगा और कहेगा लो अब तुम चलो। तो वो एकाएक क्या होगा, 25 एम्पियर की करंट पाएगा, चलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जब एक बार वो चलना स्टार्ट हो गया, फिर उतना ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती नहीं है। उसके बाद 4 एम्पियर 5 एम्पियर करंट की आवश्यकता होती है और आसानी से चलता रहता है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो हमारा संधारित्र होता है, ये संधारित्र एक प्रकार का चालक होता है। चालक ही हमारा संधारित्र होता है। देखो चालक है, एक चालक है। देखो संधारित्र जो है वो हमारा संधारित्र एक चालक है। संधारित्र जो है वो हमारा एक चालक होता है। चालक को हम क्या बोलते हैं, अभी आगे पूरा समझ में आएगा कि संधारित्र को हम चालक क्यों बोल रहे हैं। देखो अभी तो इतना याद रखो कि चालक होता है जो वैद्युत आवेश को इकट्ठा करता है। इसका काम यही होता है कि जो वैद्युत आवेश को इकट्ठा करता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कहीं पे यार ऊर्जा बोल रहे हैं, कहीं पे यार ये आवेश बोल रहे हैं, तो यह क्या चीज़, हम क्या इकट्ठा करें, ऊर्जा इकट्ठा करें या आवेश इकट्ठा करें। तो देखो दोनों बात एक ही होता है। तुम एक चीज़ पढ़ चुके हो ना कि हमारा जो ऊर्जा U बराबर होता है KQ1 Q2 डिवाइड बाई R के बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं ऊर्जा जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आवेश की होती है। तो जो ऊर्जा बढ़ेगा तो उस हिसाब से हमारा आवेश भी बढ़ेगा, या आवेश बढ़ेगा तो क्या होगा, ऊर्जा भी बढ़ेगा। तो चाहे जो हम इकट्ठा करें, दोनों बात क्या होती है, हमारी एक ही होती है। अच्छा, अगर जो चालक होता है, इस चालक का अंग्रेजी नाम देखें तो इसका जो अंग्रेजी नाम होता है वो हमारा कंडक्टर होता है। इसका जो अंग्रेजी नाम होता है ये होता है कंडक्टर। अब ये क्यों बता रहे हो, अभी बता रहा हूँ ये क्यों बता रहा हूँ। देखो ये सबने सुन रखा होगा कि कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं, चालक की हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। अब ये बताओ कंडेंसर का नाम सुने हो, कंडेंसर का नाम सुने हो कि सबके घर में देखो, हर जो पंखा ले लो या फिर आप मोटर ले लो या आप कोई जो कूलर है उस कूलर में देखो तो एक इतना सा इस टाइप से गोल सा सेल की तरह से बेलनाकार आकार में इस तरीके से होता है। सफ़ेद सफ़ेद, अक्सर सफ़ेद ही होता है और यहाँ से 2 तार निकले होते हैं। यही हमारा कंडेंसर होता है। और इसी कंडेंसर को हम क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। यही हमारा होता है, यही सारा काम करता है। ये क्या करता है कि इसका काम ही यही होता है कि जितने एम्पियर की आवश्यकता होती है, जितने करंट की उसे आवश्यकता होती है चलाने के लिए, उतना करंट दे देता है, उसको एक बार में दे देता है। तो यही काम वो पंखा में भी करता है, यही काम वो मोटर में भी करता है। अब जैसे अगर आप वो ले लो, जैसे आप उसका जो हमारा कूलर होता है, कूलर में भी कंडेंसर लगा होता है, हर जगह कंडेंसर लगा होता है। तो उस कंडेंसर को देखो, उस पर देखोगे तो 5 से 10 एम्पियर लिखा होता है, लेकिन उसे चलने के लिए जब एक बार स्टार्ट हो जाएगा तब उतना करंट की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे चलाने के लिए कम से कम 25 से 30 एम्पियर की आवश्यकता की जरूरत पड़ती है। तो वही वो काम क्या करता है, उसको इतना ऊर्जा कहाँ से, उतना जो वैद्युत धारा कहाँ से मिलती है, ये कंडेंसर उसको उतना वैद्युत धारा देता है कि लो भाई तुम चलना स्टार्ट हो जाओ, बंद ना हो। तो एक बार वो चलना स्टार्ट हो गया तो उसके बाद क्या, उसके बाद तो आसानी से धीरे धीरे वो चलता रहता है। ठीक है, तो यही होता है हमारा संधारित्र का काम होता है। अच्छा, यहीं पे एक एग्जांपल अक्सर देखने को मिलेगा कि कैमरे का फ्लैश जो होता है, यहाँ पे देखो जो हमारा कैमरे का फ्लैश होता है वो जलने के लिए 25 एम्पियर चाहिए। जो कैमरे का फ्लैश जलता है ना, देखते हो जो बटन दबाते हैं तो दुख से एकाएक लाइट निकलती है, हमारी आंखें बंद हो जाती है, फिर से कहता है सर सीधा करो, ऐसे करो, ऐसे करो। याद है कुछ फोटो खिंचाने जाते हो तो उसमें जो लाइट जलती है उसमें 25 एम्पियर की करंट की आवश्यकता होती है वो एक बार लाइट जलने के लिए। तो अब देखो उसमें जो लगा होता है, उसमें जो सेल लगा होता है जिसका करंट मिलता है वो पतली सी पेंसिल वाली सेल लगी होती है, जिसका उस पर देखो 1 से 1.5 एम्पियर लिखा होता है। तो अब 1.1 या 1.5 एम्पियर का, 1.5 या 1.5 एम्पियर का उसमें धारा बह रही है, इतना करंट है उसमें। अब वो इतना ज़्यादा 25 एम्पियर की कहाँ से दे पाएगा, तो फिर वो क्या करते हैं, वहाँ पर भी हम यही कंडेंसर ही लगाते हैं, संधारित्र ही लगा देते हैं वहाँ पे। जब ये लगाते हैं तो वो क्या करता है कि 25 एम्पियर चाहिए ना तुम्हें, तो पहले धीरे धीरे उसे इकट्ठा करता है, फिर एकाएक जुम से उतर, जैसे बटन दबाया फटाक से फ्लैश जल गया और बंद हो गया। वो 25 एम्पियर पाया फिर बंद हो गया। फिर उसके बाद तुम कैमरे में कहीं एक
जला के देखो, मोबाइल वाले में तो नहीं होता है, इसमें भी कुछ समय लेता है फ्लैश जलने के लिए। वह जो कैमरे होते हैं उसको अगर तुम देखोगे तो एक बार जब दबाओगे तो दोबारा उसको दबाने के लिए कुछ समय लेता है। वो समय इसलिए लेता है, वो चाहता क्या, वो यही काम ही करता है कि उस 25 एम्पेयर को पहले इकट्ठा करता है, 25 एम्पेयर करंट को इकट्ठा करेगा, फिर तो दोबारा जल पाएगा। अरे सेल जो होता है, वो सेल जो हमारा सेल होता है, बैटरी होता है, क्या करता है, केमिकल एनर्जी को हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही तो बदलता है, यही काम तो करता है उसमें। तो वही चीज़ तो हमारा यहाँ पे होता है। तो उन सारी चीज़ों के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, संधारित्र का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अब समझ में आया कि संधारित्र क्या होता है। अब अपने अपने घर का देखो। अच्छा, एक दिन खुद सोचो, जब पंखा स्लो चलने लगता है तो अक्सर यही होता है कि इसका कंडेंसर बदल दो, कि सही चलने लग जाएगा। तो जब कंडेंसर उसका ख़राब हो जाता है तब वो चलना धीरे धीरे, क्योंकि अब इसको स्टार्टिंग में चाहिए कितना, 25 एम्पेयर करंट चाहिए। अब कंडेंसर की हालत तो वो रहने कि 25 एम्पेयर दे पाएगा, तो वो जितना 5 एम्पेयर की करंट पाता है तो ऐसे ऐसे धीरे 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 घूमता है। लेकिन जब उसमें हम कंडेंसर नया लगा देते हैं, फिर वो एकाएक जैसे हम बटन दबाते हैं, देखते हैं कि 25 एम्पेयर की करंट पा गया, फटाक से धीरे गन 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 चलना स्टार्ट कर देता है। तो यही काम होता है कंडेंसर का। तो अब समझ में आया कि संधारित्र होता क्या है और संधारित्र का काम क्या होता है। इतनी बात समझ में आ गई ना कि संधारित्र क्या होता है। देखो, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो होती नहीं है संधारित्र, ठीक है, समझ में आ गया संधारित्र। अब देखो, अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहे कि संधारित्र की परिभाषा अगर लिखें कि क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लो। देखो, ये सब चीज़ें तो समझाने के लिए थी, अगर मेन परिभाषा आ गया लिखने के लिए तो तुम्हें लिखना यही पड़ेगा। ये है कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है संधारित्र ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। तो यही हमारा क्या होता है, संधारित्र की परिभाषा होती है कि एक ऐसी युक्ति होती है, ऐसा उपकरण होता है जिसके चालक में, अब देखो ये चालक केवल इतना ही बार, संधारित्र एक चालक ही होता है, संधारित्र एक चालक ही होता है, जैसे यहाँ पे बताया था चालक होता है, संधारित्र एक चालक ही होता है। तो इसके आकार में बिना वृद्धि किए हम इसमें अधिक मात्रा में आवेश को संचित कर सकते हैं। अभी कैसे संचित करते हैं ये चीज़ भी सीखेंगे कि इसमें अधिक से अधिक मात्रा में आवेश को हम कैसे संचित करते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से संधारित्र तो समझ में आ गया ना कि संधारित्र होता क्या है, काम कैसे करता है। वही यार कंडेंसर होता है छोटा सा, वही है हमारा संधारित्र। अब तो सबको लग रहा होगा अरे यार ये कौन सी बड़ी चीज़ है, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, आ गया ना समझ में संधारित्र क्या होती है। चलिए नोट कर लिया। अब देखते हैं इसके बाद धारिता देखते हैं। धारिता जो होती है, देखो इसके बाद अगली हेडिंग हम देखते हैं धारिता। धारिता देखो, धारिता जो होता है ये हमारा संधारित्र का गुण होता है। धारिता जो होता है ये संधारित्र का गुण होता है। ये संधारित्र का बारे में बताता है कि संधारित्र क्या होता है, और गुण जो होता है ये संधारित्र क्या होता है, ये एक प्रकार का चालक होता है। संधारित्र क्या है, हमारा एक प्रकार का चालक ही है। धारिता का जो मतलब होता है वो धारण करने की क्षमता होता है। अगर हम यहाँ से लिखें कि धारिता का मतलब क्या होता है, तो ये होता है धारण करने की क्षमता, यानी कि तुम कितना धारण कर सकते हो, कोई चीज़ को कितना तुम अपने अंदर इकट्ठा कर सकते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर देखो हम
चलिए एक बेसिक एग्जांपल से लेके चलते हैं कि जैसे अगर हम कोई एक बाल्टी लेते हैं, उस बाल्टी में पानी भरते जाते हैं, जब पानी भरते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरा बकेट भर जाएगा, पूरी बाल्टी भर जाएगी, उसके बाद पानी लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि उसकी जितनी क्षमता होती है उतनी क्षमता तक पानी वो अपने अंदर रख लेता है, उसके बाद क्या करता है, बाहर निकालना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा ये धारिता भी होती है। ये धारिता जो होती है, ये इसके अंदर भी हम आवेश, धारिता मतलब क्या, एक चालक होता है, उसके अंदर हम आवेश धरते जाते हैं, रखते जाते हैं, आवेश रखते जाएंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि अब ये आवेश और अपने अंदर इकट्ठा नहीं कर सकता। जब आवेश इकट्ठा नहीं कर पाएगा तो उस आवेश को बाहर यानी वायु में छोड़ने लगेगा। जब वो आवेश वायु में जाने लगेगा तो हमारा जो वायु होगा वो आयनित हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो अगर धारिता के बारे में बोला जाए तो धारिता को हम क्या कहते हैं कि किसी चालक पर एक निश्चित अधिकतम आवेश संचित किया जा सकता है। तो वायु के आवेश धारण करने की यही क्षमता ही उसकी वैद्युत धारिता कहलाती है। यानी कि वस्तु की जो आवेश धारण करने की क्षमता होती है, यही क्षमता उसकी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। यानी कि उस वस्तु में हम कितना आवेश इकट्ठा कर सकते हैं, जो आवेश इकट्ठा कर ले जाएंगे वही उसकी क्या कहलाएगी, क्षमता कहलाएगी। ठीक है, तो इस चीज को लिख लो यहाँ पे कि किसी चालक पर एक निश्चित अधिकतम आवेश तक, इसकी जो परिभाषा ये है कि किसी चालक पर एक न्यूनतम आवेश तक, किसी चालक पर एक न्यूनतम सही है ना, कि किसी चालक पर एक निश्चित अधिकतम, या ऐसे लिखो किसी चालक पर एक, इसको ऐसे लिख लो कि किसी चालक पर एक निश्चित अधिकतम आवेश ही संचित किया जा सकता है। एक निश्चित अधिकतम आवेश ही संचित किया जा सकता है। वस्तु के, उसका आगे लिख लो कि वस्तु के यह आवेश धारण करने की क्षमता को वस्तु की धारिता कहते हैं, वस्तु की धारिता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे वस्तु की जगह पे कर लो चालक कर लो तो और बेहतर है, वस्तु की जगह पे चालक कर लो, वस्तु की जगह पे कर लो कि चालक के या आवेश धारण करने की क्षमता ही वैद्युत धारिता या चालक की धारिता कहलाती है। ठीक है, अब देखो किसी आवेश का, जैसे देखो अगर मैं कोई एक चालक यहाँ पे बना दूं, जैसे अगर मान लो ये कोई एक चालक हो गया। अब देखो किसी भी चालक जो होता है किसी भी आकार या किसी भी आकृति का हो सकता है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर इस चालक का अगर आवेश मान लेते हैं कि इस चालक पे आवेश जो है वो हमारा आवेश Q है, इस चालक पे आवेश अगर Q है तो इसका विभव जो है वो विभव या विभवांतर कितना है, C के बराबर है। और ये जो है ये एक चालक है, ये हमारा एक चालक है, चालक का आवेश Q है और इसका विभव जो है वो कितना है, V के बराबर है। तो इसकी जो धारिता होगी C, इसकी जो धारिता, देखो इसका विभव जो लेते हैं इसी चालक का ही विभव लेते हैं, तो इसकी जो धारिता होती है, ये धारिता जो होगी ये होगा हमारा C बराबर जो होता है वो Q/V के होता है। धारिता जो होगी वो C बराबर Q/V के बराबर होता है। ठीक है, देखो इसको इस तरीके से भी लिखते हैं कि जो यहाँ पे V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q के। तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी, देखो चलो इसे लिख दे रहा हूँ जैसे किताब में लिखा रहता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं होता लिखने का, अभी बता रहा हूँ क्यों नहीं होता। तो यहाँ पे चाहो तो लिख लो किसी चालक का वैद्युत विभव, या लिख लो कि किसी चालक का वैद्युत विभव, किताबों में ऐसे लिखा रहता है कि किसी चालक का वैद्युत विभव उसे दिए गए आवेश के उसे दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती
होता है, यानी कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा q के, तो यहाँ से v बराबर निकल जाएगा q बाई c के। ठीक, तो यहाँ से जब हम c का मान निकालेंगे तो c बराबर निकल जाएगा v बाई क्यू के, तो यहाँ से धारिता जो निकल जाएगी v बाई क्यू के बराबर, सॉरी धारिता जो निकलेगी, सॉरी q बाई वी आएगा, इधर से धारिता जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा q बाई वी के बराबर धारिता निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये सब तो फालतू चीज़ें लिखी हुई होती हैं, क्योंकि ये जो है ये कोई इसका डेरिवेशन नहीं है यहाँ पे, ये इसका ये जो है ये हमारी एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि हमारा जो धारिता c होगा वो q बाई वी के बराबर होता है। सीधे क्या हुआ है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन किताब में लिखा हुआ है तो इस तरीके से लिख दो, थोड़ा अच्छा सा लगता है देखने में। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लिया इतना, चलिए। अच्छा देखो यहाँ पे जो हमारा c जो होगा, ये c को अनुक्रमानुपाती नियतांक बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती नियतांक बोलते हैं c को। ठीक है, तो देखो अभी तक जो नोट कर लेना है इतना, चलिए। तो अभी तक जो हम बोल रहे थे यहाँ पे कि ये सब इतना सब मत करो कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होगा, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखो जो c जो होता है, ये c हमारा धारिता जो होती है ना तो q पे डिपेंड करती है और ना तो v पे डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि हम q को बढ़ाएंगे, आवेश बढ़ाएंगे तो हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी, या v को विभवांतर को घटाएंगे तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इस पे दोनों पे किसी पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे यहाँ पर देखो, तुम जब क्लास 10 में वैद्युत धारा पढ़े थे तो वहाँ पे प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पढ़े थे, दो चीज। तो प्रतिरोध था, किसी वायर का प्रतिरोध होता था, धारा का प्रतिरोध होता था, और प्रतिरोधकता जो होती थी उसकी गुण होती थी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी संधारित्र है, और संधारित्र का गुण जो है वो क्या होता था, धारिता होता था। धारिता होता है तो प्रतिरोध जो हमने पढ़ा है R बराबर, देखो प्रतिरोधकता R बराबर V बाई आई के पढ़ा था, यहाँ पे ये V बाई आई के बराबर पढ़ा था। ठीक, और ये जो V होता था यहाँ पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है, तो V बराबर क्या लिखते थे, IR लिखते थे। तो क्या ये R जो है वो V और I पे डिपेंड करता था, जरा वहां पे याद करो, अगर आपको याद हो तो ये डिपेंड नहीं करता है इस पे। तो R जो डिपेंड करता है, ये हमारा R जो होता है रो L बाई ए पे डिपेंड करता है। ये R जो होता है ये रो L बाई ए पे, यानी कि इसकी लेंथ कितनी है, उसका घनत्व कितना है और उसका एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, उस पे डिपेंड करता था, ना कि V और I पे डिपेंड करता था। उसी प्रकार से ये C जो होता है ये Q और V पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जैसे अगर कोई वायर ले लें तो उसका प्रतिरोधकता हमारी फिक्स होती थी, प्रतिरोधकता हमारी फिक्स होती है। हाँ, उसको हम चेंज कर सकते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। उसी प्रकार से अगर कोई चालक ले ले तो उस चालक की धारिता फिक्स है, क्योंकि उस चालक में हम इससे ज़्यादा आवेश को नहीं रख सकते हैं। उस पर ठप्पा मार के भेजा है ऊपर वाले ने कि भाई तुम इससे ज़्यादा आवेश नहीं रख सकते हो अपने पास, लेकिन हम उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसका आकार बढ़ा देंगे। उसके पास जो चालक है उसके पास कोई एक अनावेशित चालक ले आएंगे तो भी उसकी क्या, उसकी जो धारिता होगी बढ़ जाएगी। या फिर एक काम और करते हैं कि उसके चारों ओर का परावैद्युतांक चेंज कर देते हैं, तो उससे भी हमारी क्या धारिता बढ़ जाती है। तो ये हम आर्टिफिशियल तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा होता है उसका हर चालक की धारिता फिक्स होती है। ठीक है, देखो हमें यहाँ पे काम क्या करना होता है, बेसिकली हम ये चाहते हैं कि जैसे अगर ये चालक है तो इस चालक पे हम इसका विभवांतर, देखो एक चीज तो पता ही होगा ना अभी तक कि जैसे जैसे हम आवेश बढ़ाएंगे वैसे विभवांतर भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अरे इतना तो पढ़ चुके हो, अभी तक पढ़ रहे थे इतने दिनों से, क्या 8-9 लेक्चर पढ़े हो, क्या आप यही तो पढ़े हो कि चालक, अगर कोई चालक है उस पर जब आवेश बढ़ाएंगे तो विभवांतर भी क्या होगा, बढ़ेगा। V बराबर K³ बाई R के होता था। ठीक है, इतना तो पता है ना। तो देखो यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, लेकिन अब यहाँ पे कुछ उल्टा हो रहा है कि हम चाहते हैं कि हमारा इस चालक पे अधिक से अधिक आवेश रख ले और विभवांतर क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। विभवांतर जब कम से कम होगा तभी तो इस पर हम अधिक से अधिक आवेश रख पाएंगे। जैसे अगर देखो यहाँ पर देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो, जैसे अगर कोई एक आवेश ले लिया, ठीक, यहाँ पर पहले से कोई इस पर पहले से आवेश है, इस पे पहले से आवेश वितरित है। ठीक है, अब इस पे मान लेते हैं कि आवेश जो है वो Q है, आवेश Q है, और जो इसका विभव है, इस विभव को मान लेते हैं कि इस पे जो विभव लिखा है उसका विभव कितना है, V है, या इसका विभवांतर कितना है, V के बराबर है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हम चाह रहे हैं कि इस पे और आवेश लाकर रख दें। हम ये तो चाहते हैं, लालची इंसान है यार हम लोग, इंसान लालची होता ही है, वो यही चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ इकट्ठा कर लें। तो हम इसमें क्या चाहते हैं कि अधिक से अधिक आवेश को संचित कर लें। तो अब आवेश हम इस पे कहाँ से लेकर आएंगे, तो हम एक चीज़ पढ़े कि आवेश को हमेशा कहाँ से लेकर आते हैं, हम आवेश को हमेशा अनंत से लेकर आते हैं। तो हम दौड़ भाग के अनंत पे गए, यहाँ पे एक आवेश dq मिला, उससे कहेंगे भैया चलोगे,
तो कह रहा है चलो, लेकिन हम पे कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से क्या है, एक आवेश यहाँ पे धनात्मक आवेश है, और फिर मैं एक आवेश लेकर आ रहा हूँ तो इस पे क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस पे कितना वर्क करना पड़ेगा। देखो अगर हम विभवांतर के देखें तो विभवांतर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हैं तो ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, वी फाइनल माइनस बी इनिशियल, यही तो विभवांतर होता था, बराबर वर्क डिवाइड बाई क्यू नॉट के बराबर होता था। तो यहाँ पे वर्क कितना कर रहे हो, मान लो छोटा सा वर्क ले रहे हैं और आवेश कितना ला रहे हैं, डी क्यू लेकर आ रहे हैं, इसका मान कितना होगा 0, तो वी का मान कितना जाएगा। और यहाँ से सीधा डी डब्ल्यू निकालो तो देखो डी डब्ल्यू का मान जो हो जाएगा, यानी वर्क जो हो जाएगा वी डी क्यू के बराबर होगा। यानी कि एक छोटा सा वर्क, यानी कि एक छोटा सा आवेश को अगर मैं अनंत से यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, इस छोटे से आवेश को अनंत से इस चालक पर लेकर आ रहा हूं, तो हमें वी डी क्यू के बराबर कार्य करना पड़ रहा है, इतना कार्य करना पड़ा एक छोटे से आवेश लाने के लिए। तो और जितने ज्यादा आवेश, हम छोटे से आवेश तो तुम्हारा मन भरेगा नहीं, हम चाहेंगे कि और आवेश लेकर आए और आवेश लेकर आए। तो आवेश लाने के लिए, अधिक आवेश लाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, विभवांतर को कम करना पड़ेगा। यानी कि विभवांतर जो होगा वो जितने ही ज्यादा कम होगा उतने ही ज्यादा हमें यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। देखो ये वी जो होगा वो जितने ही ज्यादा कम हो जाएगा, हमें वर्क क्या करना पड़ेगा, उतना ही कम हमें वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा। और जब ये वर्क का कम करोगे, यानी कि जब वर्क कम करोगे तो वर्क कम करने के बाद हम अधिक से अधिक आवेश को लेकर आ पाएंगे। जब ज्यादा से ज्यादा आवेश आ जाएगा तो हमारा जो कैपेसिटी होगी, यानी कि जो धारिता होगी, वो धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो बात समझ में आया कि हम विभवांतर के क्यों कम करना चाह रहे हैं। यहाँ पे विभवांतर को इसीलिए कम करना चाह रहे हैं कि विभवांतर जितने ही ज्यादा कम होगा उतने ही ज्यादा हम आवेश को यहाँ से अनंत से या उस चालक पे उतने ही ज्यादा आवेश हम रख पाएंगे। तो इसीलिए हम विभवांतर को कम से कम करना चाहते हैं। उसका रीजन हमारा यहाँ पे है। जैसे अगर मैं डी क्यू लेकर आ रहा था तो डी क्यू को लाने में कितना वर्क करना पड़ा, वी वर्क जो करना पड़ा वी डी क्यू के बराबर, इतना वर्क करना पड़ा। अब एक छोटे से आवेश को लाने के लिए इतना सारा वर्क करना पड़ रहा है। अब देखो इसी तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे आवेश लाओगे तो कितना सारा वर्क करोगे यार यहाँ पे, तो सारी ऊर्जा तुम्हारी वर्किंग में खत्म हो जाएगी करने में। तो देखो यहाँ से जो होगा तो हम क्या करते हैं कि विभवांतर को कम से कम रखते हैं। जब विभवांतर को कम से कम रखेंगे तो हमारा यहाँ पे ये कम हो जाएगा, वी कम होगा तो हमें वर्क कम करना पड़ेगा, तो हमारा कैपेसिटेंस जो होगा यानी कि धारिता जो होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आवेश हम यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी होती है। तो इसीलिए ये लिखो, चाहे ना लिखो, डायरेक्ट यही लिख लो क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट क्या हुआ वैल्यू है, उसमें कुछ चेंज हम नहीं कर सकते हैं कि सी जो होगा वो क्यू बाई वी के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा सी आया, सी जो आया यानी धारिता जो सी बराबर आया वो हमारा क्यू बाई वी के बराबर निकल के आया। ठीक है, यानी कि इसकी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम विभव को जितने ही कम करेंगे हमारा आवेश क्या होगा उतने ही ज़्यादा होगा, उतने ही ज़्यादा आवेश हम उस पर रख पाएंगे और उतने ही ज़्यादा उसकी धारिता जो होगी वो धारिता बढ़ती चली जाएगी। हम चाहते क्या है कि किसी भी चालक की धारिता क्या हो जाए, अधिक से अधिक धारिता हो जाए। ठीक है, देखो इसको एक तरीके से और भी समझ सकते हो, या इसको ऐसे ही बोलते हैं कि ये हमारा संधारित्र का सिद्धांत है। इसको मिटा दूं यहाँ से, कुछ नोट करना चाहो तो नोट कर लो। देखो संधारित्र का सिद्धांत करके भी पढ़ाते हैं, या फिर इसको ऐसे भी समझो कि अगर मैं कोई एक आवेशित चालक यहाँ पे रख रहा हूँ, जैसे अगर मैं कोई एक आवेश चालक ये है, इस पे जो ये चालक है, इस पे जो आवेशित चालक है, इस पे आवेश जो है वो प्लस आवेश है। ठीक, हम ये चाह रहे हैं कि इस पे जो है और आवेश में लाके रखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक दूसरा चालक लाके रखूंगा, अनावेशित चालक लाके रखूंगा। जब इसके करीब अनावेशित चालक लाके रखूंगा तो वैद्युत प्रेरण के द्वारा क्या होगा कि इस चालक के इस तरफ, जो कि इस पे केवल धनात्मक है, तो इस तरफ क्या जाएगा, माइनस 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 इकट्ठा हो जाएगा, और इसके इस तरफ क्या हो जाएगा, केवल और केवल प्लस 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 इकट्ठा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये प्लस जो होगा इस आवेश का ऋण आयन को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। जब अट्रैक्ट कर लेगा तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस इकट्ठा हो जाएगा, उसके दूसरी तरफ चूंकि ये प्लस रिपल करेगा तो इसके दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, इधर सारे प्लस इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक, अब देखो यहां पर जो हमारा ये माइनस होता है, ये माइनस इसके विभव को कम करता है, ये माइनस जो होता है ये इसके विभव को कम करता है, और जबकि प्लस जो होता है ये इसके विभव को कम करता है, लेकिन उतना कम नहीं कर पाता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं, इसको पृथ्वी से जोड़ते हैं तो ये धनायन जितना होता है वो हमारे पृथ्वी में चला जाता है, और यहाँ केवल और केवल ऋण आयन बचता है, और ऋण आयन बचने की वजह से इसका
विभव जो होता है वो विभव कम हो जाता है और उस पर आवेश जो होता है वो अधिक से अधिक आवेश संचित हो जाता है। तो इस तरीके से भी इस चीज़ को, कहानी को हम समझते हैं, या इसी को संधारित्र का सिद्धांत भी कहते हैं कि संधारित्र जो होता है हमारा इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे जो हम बता रहे थे कि संधारित्र जो होगा वो हमारा C, और जो हमारा यहाँ पे C बराबर निकल के आया है Q/V, ये C जो होता है ये Q और V दोनों पे डिपेंड नहीं करता। तो सबसे पहली चीज तो यही लिखो कि धारिता C Q व V पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, ये इन दोनों पे निर्भर नहीं होता। तो किस पे होता है? C चालक के आकार पर निर्भर होता है। C जो होगा ये C चालक के आकार पर, ये चालक के आकार पर निर्भर होगा। अगला लिख लो, C जो होगा वो माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। C जो होगा वो चालक के आकार पर निर्भर करेगा, चालक के आकार पर निर्भर करेगा या उसके माध्यम पर निर्भर करेगा। या ऐसे कर लो कि आवेशित चालक के निकट अन्य चालक रखने पर, जैसे यहाँ पे देखो कि आवेशित चालक के निकट, आवेशित चालक के निकट अन्य आवेश रखने पर धारिता बढ़ जाती है। अब ये धारिता कैसे बढ़ती है, अभी मैंने कहानी बताई ना, तो उसी तरीके से धारिता बढ़ जाती है। एक पे धन ले लेते हैं तो दूसरा जो हमारा होगा वो अपने आप उसकी विभव को क्या कर देगा, कम कर देगा, तो उस पर अधिक से अधिक आवेश को हम संचित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी कहानी हमारी यहाँ पर चलती है। ठीक, तो देखो अब यहाँ पे इतनी चीज़ें हो गई। अब अगर हम इसकी मात्रा, अब लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, धारिता में कुछ बचा ही नहीं यार, कि धारिता पे हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा V का मान होता है वो कम से कम हो जाए। कम से कम होगा तो उस पर आवेश को क्या करेंगे, अधिक से अधिक आवेश को संचित कर पाएंगे। अधिक से अधिक आवेश संचित करेंगे तो उसकी कैपेसिटी, धारिता जो होगी वो बढ़ जाएगी। हम यही चाहते हैं कि हर चालक की धारिता क्या हो जाए, अधिक से अधिक धारिता हो जाए, और उसको अधिक करने के लिए ये सारी कहानी करनी, इस तरीके से हम उसको, उसकी धारिता को अधिक कर सकते हैं। ठीक है, और उसको अधिक हम धारिता क्यों करना चाह रहे हैं ये सारी कहानी में बता दी यहाँ पे, और उसके विभव को कम क्यों कर रहे हैं ये भी हमने यहाँ पे बता दिया कि विभव को इसलिए हम इसको कम करना चाहते हैं। ठीक है, इसके मात्रक की बात कर ले जाए तो अगर मात्रक यहाँ पे देखोगे कि इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक जो है देखो यहाँ पे C बराबर है Q/V के बराबर है। ठीक, ये Q जो होगा इसका मात्रक क्या होगा, आवेश तो ये है, इसका मात्रक जो होगा कूलाम होगा, इसका मात्रक कूलाम होता है, और विभव का मात्रक वोल्ट होता है। विभव का मात्रक जो हो जाएगा वो वोल्ट हो जाएगा। तो इन दोनों को मिलाकर एक नया मात्रक बनता है, फैरड बनता है, एक नया मात्रक फैरड बनता है, और फैरड बराबर होता है C/V के। ये फैरड जो है बहुत बड़ी मात्रक होता है, फैरड जो है बहुत बड़ा मात्रक होता है फैरड। वैसे तुम्हारे जो क्वेश्चन मिलेंगे वो फैरड में ना मिलके माइक्रो फैरड में, अक्सर तुम्हारे क्वेश्चन जितने मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन तुम्हारे माइक्रो फैरड में मिलेंगे। फैरड में कोई भी क्वेश्चन तुम्हें जल्दी नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो 1 माइक्रो फैरड बराबर, ये भी लिख लो कि 1 माइक्रो फैरड बराबर होगा 10⁻⁻6 फैरड, और 1 पीको फैरड बराबर होगा 10⁻⁻10 फैरड के बराबर होता है। ठीक, 1 माइक्रो फैरड बराबर इतना होता है, 1 पीको फैरड बराबर 10⁻⁻10 फैरड होता है। ठीक है, अच्छा जो यहाँ पर हम कह रहे थे कि C बराबर Q/V है, इसको एक तरीके से और बता सकते हैं, इसको मिटा दूँ यहाँ से, चलिए नोट कर लिए हो ना। देखो इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं कि जैसे अगर मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी चालक की जो धारिता है वो धारिता 2 फैरेड है, किसी चालक की जो धारिता है ये धारिता C बराबर जो है 2 फैरेड है। अब 2 फैरेड का मतलब ये हुआ कि 2C/V के हुआ, यही तो हुआ, कूलाम डिवाइड बाई विभवांतर हो गया। यानी कि अगर मैं इस पे 2 कूलाम आवेश देता हूं तो इसका विभवांतर 1 वोल्ट बढ़ेगा। जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये C बराबर 2 फैरेड, और फैरेड का क्या होता है C/V के बराबर होता है, यानी कि कूलाम पर वोल्ट होता है। यानी कि यहाँ पर देखो 2 कूलाम आवेश देने पर कि कोई भी चालक है, अगर उस चालक का जो धारिता है, अगर उस चालक का धारिता 2 फैरेड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं
उस चालक पर 2 कूलाम आवेश देता हूं तो उसका विभवांतर 1 वोल्ट बढ़ जाएगा। इसका मतलब होता है कि उस पर 2 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट विभवांतर बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर दूसरा लिख दिया जाए, यहाँ पे C बराबर लिया है 10 फैरेड लिख दिया जाओ, तो 10 फैरेड को क्या लिखेगा, 10C/V के बराबर लिखूंगा। तो यहाँ पे इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको ऐसे कहेंगे कि 10 कूलाम आवेश देने पर, अगर मैं कोई चालक है उस चालक को 10 कूलाम आवेश दे दूं तो उसका विभव जो होगा, विभवांतर जो होगा वो 1 वोल्ट बढ़ेगा। तो अब बताओ कौन सा बेहतर है। हम क्या चाहते हैं कि विभवांतर कम से कम रहे, आवेश अधिक से अधिक रहे। तो देखो यहाँ पे 2 कूलाम देने पर 1 वोल्ट विभवांतर बढ़ जाता है और यहाँ पे 10 कूलाम देने पर 1 वोल्ट विभवांतर बढ़ता है। तो हमारे लिए सही कौन सा होगा, हमारे लिए सही ये होगा। तो हम इसी तरीके से चुनते हैं कि अधिक से अधिक आवेश दे दें और उस पर जो विभवांतर हो वो विभवांतर हमारा कम से कम बढ़ना चाहिए। ठीक है, यही हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। संधारित्र क्या होता है, धारिता क्या होता है, हम क्या क्या कहानी करते हैं, सारी कहानी हमने यहाँ पर बता दी। ठीक है, चलिए नोट कर लो, इसमें से कुछ नोट करना चाहो तो नोट कर लिया। चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि गोलीय संधारित्र या गोलीय चालक की धारिता। यहाँ पे देखते हैं कि गोलीय संधारित्र गोलीय संधारित्र या गोलीय चालक की धारिता, दोनों बात एक ही है। गोलीय, यार ऊपर वाला दिख रहा है ना, गोलीय चालक की धारिता। कुछ लोग तो खुश हो गए होंगे, गोली, चलो दिख रहा है ना ऊपर ये। चलिए ठीक है, गोलीय संधारित्र गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, देखो तो गोलीय चालक की धारिता हमें यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोई एक गोला बना लेते हैं कि ये हमारा कोई एक गोला है, इस पे प्लस आवेश है। ठीक है, इस पे जो आवेश है वो कितना दे रखा है, प्लस आवेश दे रखा है। ठीक, यहाँ पे इसकी त्रिज्या दे रखी है, आर दे रखी है, इस पे आवेश दे रखा है प्लस क्यू के बराबर आवेश दे रखा है। ठीक है, तो हमें जो धारिता पता है कि धारिता C बराबर होगा Q/V के होगा। अगर इस पे आवेश Q है, कैपिटल Q आवेश ले रखा है, तुम स्मॉल आवेश ले लो यार, उसको वहाँ पे स्मॉल लिया था, यहाँ पे स्मॉल ले लो। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, चाहे एक काम करो कैपिटल ही रहने दो। ठीक, ओके, अभी थोड़ा सा पड़ेगा, तो C बराबर हो जाएगा Q/V के। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर मैं विभव निकालना चाहूँ तो कोई गोलीय चालक है, तो गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव V बराबर कितना होता है, KQ/R के बराबर होता है। यही तो हमारा विभव होता है, KQ/R के। ठीक, और यहाँ पे जो K का मान होता है, K बराबर होता है 1/4πε0 के बराबर होता है, ये K का मान होता है। ठीक, तो यहाँ पे जरा मान रख दो, तो देखो Q का Q रख दो, V बराबर कितना, KQ/R। तो KQ/R, ये Q से Q कटेगा, R ऊपर जाएगा तो R/K क्या जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा R/K। और K का मान कितना होता है 1/4πε0। तो यहाँ पे K का मान रखोगे तो K बराबर बनेगा 1/4πε0 के बराबर। तो C बराबर हो जाएगा 4πε0R के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई गोलीय चालक दिया हुआ है तो उस गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो C बराबर 4πε0R के बराबर होती है। ठीक है, जहाँ पे हमारा R जो होता है वो R निर्वात की इस एप्सिलॉन R जो होगा वो एप्सिलॉन R निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। बात तो पहले पता है कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। अब यहीं पे ये भी कर सकता है कि इसको निर्वात, हम सारी कहानी जो मान के चल रहे हैं वो निर्वात में मत देखो। वैसे एक बात बताऊं कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये समझ लोगे तो ये फील हो जाएगा कि हम समांतर प्रेरित संधारित्र जो है, जो हम अगले लेक्चर में करेंगे, वहां तक हम क्यों गए। जब हमारे पास एक ऑलरेडी पहले से ये था तो हम उस पर क्यों गए, ये चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आएगी। और लगभग यही प्रोसेस वहां पर भी चलेगा। अगर यहाँ देख लोगे ना तो वो वाली कहानी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी, चाहो तो बंद कर दो यहीं से और देख लोगे तो और फायदा रहेगा। ठीक, देखो तो C बराबर कितना आ गया हमारा, C बराबर आ गया, धर्म संकट में डाल देते हो सर, ये क्या करे, बंद कर दे तो नहीं, ना बंद करे तो। देखो तो C बराबर हो जाएगा 4πε0R के बराबर हो जाएगा। हमारी किसी गोलीय चालक दिया हो तो गोलीय चालक की धारिता इतनी होती है। ठीक है, नोट कर लो, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया, चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि चालक की त्रिज्या, कह रहा है कि यदि
चालक की त्रिज्या 1 मीटर हो तो चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। कह रहा है चालक की त्रिज्या 1 मीटर हो, चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने गोलीय चालक की बात हो रही है यहाँ पे, तो ठीक है, तो गोलीय चालक की धारिता आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर आया था। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखो, जो हमारा ये गोलीय चालक की धारिता है वो आर पर भी निर्भर करता है। ये जो होता है ये आर पर निर्भर करता है। अगर वहाँ पे नहीं लिखा था, लिख लो कि आर पर निर्भर करता है। गोलीय चालक की त्रिज्या जो है वो आर पर निर्भर करता है, तथा देखो एप्सिलॉन नॉट यानी कि माध्यम पर भी निर्भर करता है। माध्यम जो है वो एप्सिलॉन नॉट पर भी निर्भर करता है। दो चीज़ों पर ये निर्भर करता है। अच्छा, वहाँ पर हमने ये भी लिखा था, बताया था कि इस पर निर्भर करता है कि माध्यम चेंज कर दिया जाए तो उसका धारिता जो होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये देखो एप्सिलॉन नॉट पर भी डिपेंड कर रहा है, आर पर भी डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पे सी आर का मान कितना दे रखा है। एक तो सी बराबर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान करोगे तो इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 1/9 × 10�9 बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो यहाँ से हमारा सी का मान निकल जाएगा 1/9 × 10⁻9 और आर का मान कितना दे रखा है 1। तो सी बराबर जो हमारा निकल के आया, यहाँ से देखो, यहाँ से जो हमारा सी बराबर निकल के आया 1/9 को एक काम करते हैं 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो 10 से और नीचे भी कर दो, तो ये हो जाएगा 10⁻10 बन जाएगा। ठीक, दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब इसको डिवाइड करोगे तो 1.1, तो सी बराबर आ जाएगा 1.1 × 10⁻−10 इतना फैरेड। इसकी जो धारिता हो गई ये इतना फैरेड के बराबर हो गया। देखो, जब हम यहाँ पे देखो, जब हम चालक की त्रिज्या 1 मीटर लेते, 1 मीटर का मतलब समझ रहे हो ना, कि 1 मीटर का मतलब लगभग इतना बड़ा हो गया 1 मीटर, हाथ दिख रहा ना पूरा, इतना बड़ा हो गया 1 मीटर। इतना बड़ा मैं गोला बनाऊंगा, देखो त्रिज्या कितनी 1 मीटर, तो इतना बड़ा अगर मैं गोला बना रहा हूँ, 1 मीटर त्रिज्या का गोला बना रहा हूँ, तो उस पर जो धारिता होती है 1.1 × 10⁻−10 फैरेड के बराबर होता है। अगर इसको माइक्रो फैरेड में तोड़ना चाहोगे तो माइक्रो फैरेड में सी बराबर लिख सकते हो 1.1 × 10⁻−4 माइक्रो फैरेड के बराबर, इतना लिख सकते हो। ठीक है, इतना धारिता होती है, इतनी धारिता यानी कि इतना आवेश उस पर हम संचित कर सकते हैं। जरा इसको अभी जो बताया था उस रूप में लिखें तो इसको हम सी बराबर लिख सकते हैं 1.1 × 10⁻−4 माइक्रो कूलाम पर वोल्ट। तो अब जरा यहाँ पे देखो, अगर मैं इतना माइक्रो कूलाम आवेश बढ़ाता हूँ, अगर मैं कोई एक चालक है, मान लो इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, मान लो यही एक चालक है हमारा। ठीक, अगर ये हमारा कोई एक चालक है, ये हमारा एक चालक है, अगर इस चालक पर 1.1 × 10⁻−4 माइक्रो कूलाम आवेश रखूंगा तो इसका विभवांतर 1 वोल्ट बढ़ जाएगा। तो इसका विभवांतर क्या होगा, 1 वोल्ट विभवांतर बढ़ जाएगा केवल इतना सा आवेश रखने पर, केवल इतना सा आवेश रखने पर 1 वोल्ट विभवांतर यहाँ से बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो, अच्छा ये चीज़ होगी, यहाँ तक इतनी बात तो समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे, इसी के दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि गोलीय संधारित्र की गोलीय संधारित्र की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय संधारित्र की, देखो कह रहा है कि गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, धारिता ज्ञात कीजिए। कह रहा है गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए यदि C बराबर 1 फैरेड दिया हुआ है। अगर C बराबर 1 फैरेड दिया हुआ है तो गोलीय संधारित्र की धारिता नहीं, गोलीय संधारित्र की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोलीय संधारित्र की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोलीय संधारित्र की त्रिज्या ज्ञात करना है यदि C बराबर दे रखा है 1 फैरेड के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम C का फिर वही फार्मूला लगाओ कि C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट × R के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से C का मान कितना दे रखा है 1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जरा नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा R के। तो इसका मान कितना होता है 9 × 10⁻9 मीटर, क्योंकि सब SI में रखा हुआ है। ठीक है,
तो इसको भी रख दो तो ये किस में हो जाएगा, मीटर में बराबर आ जाएगा। आर का मान कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻9 मीटर के बराबर हो जाएगा। अब एक काम की चीज़ बताऊं, अगर मैं अर्थ की त्रिज्या निकालता हूं, अर्थ की त्रिज्या क्या, अर्थ की त्रिज्या पता है उसको, ये होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर के बराबर। ये होती है हमारी अर्थ की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर के बराबर, और ये त्रिज्या हमारा इतना आया है। अच्छा, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे देखें C बराबर 1 फैरेड लिखा हुआ है तो C बराबर हो जाएगा 1 कूलाम पर वोल्ट। यानी कि अगर मैं कोई एक चालक है, उस चालक पर अगर मैं 1 कूलाम आवेश बढ़ाता हूँ, 1 कूलाम आवेश उस पर रखता हूँ तो उस पर 1 वोल्ट का विभवांतर बढ़ जाएगा, और उस गोले की त्रिज्या कितनी होगी, 9 × 10⁻9 मीटर। या इसको ऐसे समझो कि अगर हमें किसी चालक पर, किसी गोलीय चालक पर 1 कूलाम आवेश रखना है तो उस गोले की त्रिज्या इतनी होनी चाहिए, और जबकि अर्थ की त्रिज्या इतनी होती है। तो अब बताओ हम गोला कितना बड़ा बनाएंगे, अर्थ के त्रिज्या से बड़ा गोला बनाएंगे तब उस पर 1 कूलाम आवेश में संचित कर पाऊंगा, 1 कूलाम आवेश उस पर रख पाऊंगा। तो यही ड्रॉबैक इसका था कि अगर मान लो मुझे कहीं पर ऐसा मान लो कि 10 कूलाम आवेश रखना है, अगर 10 कूलाम आवेश रखना है, तुम सोच लो कि इसका 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना बड़ा गोला बनाना पड़ेगा। तो क्या कितना बड़ा गोला बनाएंगे हम, कहाँ पे ले जाएंगे, इतना बड़ा गोला बना के कैसे पंखे में लटकाएंगे उसको, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ये गोलीय धारित्र जो है या गोलीय संधारित्र जो है ये फेल हो गया था। यही इसकी कारण थी, क्योंकि इसको 1 कूलाम आवेश को रखने के लिए इतना बड़ा गोले की जरूरत है, क्योंकि हमारे अर्थ की त्रिज्या इतनी होती है। तो हम क्या करेंगे, इसीलिए हम कहाँ पे आते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र पर जाते हैं, जो कि हम अगला लेक्चर उस पर करेंगे, ठीक है। इसका विभवांतर, इसकी ऊर्जा भी निकाल लेते हैं कि इसकी ऊर्जा कितनी संचित होती है। वैसे इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन निकाल लेते हैं, क्योंकि सेम टू सेम अगले भी लेक्चर में भी वही चीज़ चलेगी, वहाँ पर भी हम ड्राइव करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी वो चीज़ सीख लो। तो इतना पहले नोट कर लो, आप लोग नोट कर लिया, इसको कर लिया नोट, चलिए। अब अगली हेडिंग डाल लो कि संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पे लिख लो गोलीय, हम गोलीय के लिए निकाल रहे हैं, सब में काम एक ही करना पड़ता है। गोलीय लिख लो, यहाँ पे हम गोलीय के लिए निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो एक गोला बना लेते हैं, ठीक। इस गोले पर मान लेते हैं आवेश चारों तरफ से फैला हुआ है, एक समान आवेश, इस पे आवेश मान लो Q है, इस पे आवेश जो है Q दे रखा है, इसका विभवांतर जो है वो V है, इसकी धारिता जो है C है। तो धारिता हम यहाँ पे C बराबर लिख सकते हैं कि C बराबर जो होगा वो Q/V के बराबर होगा। धारिता C जो होगा वो Q/V के बराबर होगा। ये इसकी क्या कहलाएगी, धारिता कहलाएगी। यहाँ पे C बराबर होगा Q/V के, ठीक। ये इसकी धारिता कहलाएगी, ठीक। तो अब देखो हमें क्या करना है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे कोई एक आवेश लाकर रखेंगे। अब उस आवेश को रखने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क तो हमारा स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। यही तो काम करते हैं हम कि किसी आवेशित संधारित्र की अगर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो उस आवेशित में बाह्य स्रोत द्वारा जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य तो हमारा क्या स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। देखो पहले इस पे मान लो कि इतना आवेश नहीं है, पहले आवेश जो है वो आवेश कुछ कम है, फिर हम इस पे कुछ आवेश लाकर रखते हैं। तो उस आवेश को रखने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा वही तो हमारी क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। तो अब आवेश हम कहाँ से लेकर आएंगे, जो आवेश यहाँ पर ये सब लाकर आवेश रख रहे हैं, ये आवेश हम कहाँ से लेकर आएंगे, तो वही हमारा पुराना ठिकाना कि हम कहाँ पे जाएंगे, इन्फानाइट पे जाएंगे। यहाँ पर इन्फानाइट पे गए, यहाँ से DQ आवेश को हम लेकर आए, DQ आवेश को लेकर आए, ठीक है। पहले DQ आवेश को लेकर आएंगे, फिर दूसरे DQ आवेश को लेकर आएंगे, तीसरे DQ आवेश को लेकर आएंगे। और जब इस तरीके से DQ आवेश को लेकर आएंगे तो उसके कुछ समय में भी और आवेश में भी और विभवांतर में भी क्या होगा, चेंज होगा। तो हम मान लेते हैं कि जब समय हमारा t=0 है तो आवेश Q बराबर 0 है और विभव V बराबर क्या होता है, 0 होता है स्टार्टिंग में, ठीक। फिर मान लेते हैं कि जब समय हमारा t हो जाता है तो आवेश इस पे Q आ जाता है और विभवांतर जो होता है वो V के
बराबर आ जाता है। या विभवांतर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, या यहाँ से विभवांतर बराबर लिख सकते हैं Q बाई सी के बराबर। इसको ऐसे लिख लो कि विभवांतर जो हो जाता है वो हमारा Q बाई सी के बराबर हो जाता है। ठीक, विभवांतर कितना होगा, Q बाई सी के बराबर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जब समय t इक्वल टू इन्फानाइट हो जाता है, बहुत समय बाद तक करते रहते हैं, t इक्वल टू इन्फानाइट होता है, तो आवेश Q बराबर Q, यानी कि अब इस पे स्मॉल q आवेश नहीं रहेगा, इस पे आवेश कितना आ गया, कैपिटल Q आवेश आ गया। अरे ये चीज तो समझ में आया ना कि C बराबर Q बाई V होगा, तो विभवांतर को V मानते हैं, तो यहाँ से अगर हम यहाँ से विभवांतर निकालना चाहे तो विभवांतर कितना हो जाएगा, C बाई Q या Q बाई C के बराबर हो जाएगा। ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। ठीक, फिर हम मानते हैं कि समय बहुत सारा समय हो जाता है, मान लें इन्फानाइट समय हो जाता है, तो उस टाइम आवेश Q आ जाता है, तो यहाँ पे आवेश हमने Q मान रखा है। तो अब यहाँ पे अगर विभव निकालेंगे तो विभव कितना हो जाएगा, या विभवांतर कितना हो जाएगा, Q बाई C के बराबर विभवांतर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं कि एक छोटा सा आवेश है, इस आवेश को लाने में कितना कार्य किया गया। ठीक है, तो गोले को अति सूक्ष्म आवेश dq देने में, तो यहाँ पे लिख लो कि गोले को, देखो गोले को अति सूक्ष्म आवेश, अति सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया कार्य जो dw होगा वो v dq के बराबर होगा। विभवांतर जो होगा, चाहे तो विभवांतर से निकाल लो, तब तो याद होना चाहिए यार, ये कितना होगा, v बराबर dw जो होगा v dq के बराबर होगा। ठीक है, अब अगर हम एक छोटा सा dq लेकर आए, इसी तरीके से dq लेकर आएंगे, तो संधारित्र को पूरा q आवेश देने में किया गया कार्य निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं कि संधारित्र को, देखो संधारित्र को q आवेश देने में किया गया कार्य। देखो जब पहला एक छोटा सा dq लेकर आए, पहले एक छोटा सा dq लेकर आए यहाँ पे, फिर एक अगला dq लेकर आएंगे, तो इसी तरीके से dq करते करते कितना आवेश आ गया, टोटल जो आवेश आ गया हमारा, वो आवेश हमारा कैपिटल Q के बराबर आ गया। तो छोटा सा dq लाने में हमें इतना कार्य करना पड़ा, तो टोटल Q लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, टोटल Q लाने में हमें मान लेते हैं dq को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, w के बराबर आ जाएगा, और ये हो जाएगा v dv के बराबर आ जाएगा, v dq के बराबर आ जाएगा। इसको क्या कर देंगे हम, dw जोड़ेंगे, तो जोड़ने का तरीका क्या है कि इसको हम इंटीग्रेट कर दें। तो इंटीग्रेट हम करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे यार, देखो सिंपल सा साफ बना के करेंगे। इसको हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं, पहले आवेश कितना होता है, 0 होता है यहाँ पे आवेश कितना जाता है, कैपिटल Q के बराबर आवेश आ जाता है। ठीक है, अब v बराबर हम निकाल चुके हैं कि v बराबर कितना है, Q बाई C के बराबर होता है। तो यहाँ पे जरा मान रख दो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से कभी कभी ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं, 0 से Q, ये हो जाएगा Q बाई C dq के बराबर, C तो कांस्टेंट है, बाहर निकालो तो 1 बाई C। अब Q का इंटीग्रेशन, यार अब Q का इंटीग्रेशन नहीं आता है तो ऊपर टाइप करो इंटीग्रेशन, या बेसिक मैथ इंटीग्रेशन करे क्लासेस 1.0, आप पे इंटीग्रेशन वहाँ पे देख लो। तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2, लिमिट लग जाएगा 0 से लेकर Q तक का। एक बार अपर लिमिट रखोगे तो ये बन जाएगा, 2 को बाहर निकालना है तो C बाई 2, अपर लिमिट रखोगे तो Q स्क्वायर, लोअर लिमिट रखोगे तो कितना बनेगा, 0 के बराबर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा W बराबर निकल जाएगा Q स्क्वायर, सॉरी ये C नीचे है यार, ये 1 बाई C, 1 बाई 2C, C नीचे 2 बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा Q बाई 2C के बराबर। यानी कि इतना वर्क हमें करना पड़ रहा है इन्फानाइट से Q आवेश को यहाँ पर लाने में, हमें जो वर्क करना पड़ेगा Q स्क्वायर बाई 2C के बराबर करना पड़ेगा। और यही जो हम बाह्य बल द्वारा कार्य करते हैं, यही कार्य हमारा क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, इसको जरा नोट कर लो, कुछ चीज़ें और लिखनी है, अच्छा यहीं पर लिख दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो हमारा होगा कि बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा, देखो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में
संचित होगा, यही तो हमारा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो यहाँ से जो U बराबर निकल के आएगा, W बराबर हो जाएगा Q²/2C के बराबर, यानी कि U बराबर हो जाएगा Q²/2C के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ से हमें ये भी पता है कि ये Q और C के टर्म में दिया हुआ है। अगर मैं इसको C और V के टर्म में लिखना चाहूँ तो देखो V बराबर कितना है, QC है यहाँ से, तो हम यहाँ से Q बराबर निकाल सकते हैं, C V निकाल सकते हैं। तो जरा यहाँ पे रख दोगे U बराबर आ जाएगा, देखो Q का मान रखोगे तो हो जाएगा C²V²/2C। एक C से C यहाँ से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो U बराबर कितना निकल जाएगा, ½ CV² के बराबर आ जाएगा। तो ऊर्जा का फार्मूला ये भी हो जाएगा, एक QC के टर्म में हो जाएगा, एक CV के टर्म में हो जाएगा। ठीक है, यहीं से अगर तुम ये V और Q के टर्म में निकालना चाहो, अगर हम यहीं से निकालना चाहें कि इसको देखो कहीं से थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो अगर हम इसी को हम Q और V के टर्म में निकालना चाहें, अगर हम VQ के टर्म में करें, VQ के टर्म में, तो देखो हमारा U बराबर जो फार्मूला है ये है Q²/2C के बराबर है। ठीक है, और हमें पता है कि जो हमारा C बराबर होता है वो Q/V के होता है। हमें किस में लाना है, V और Q में लेकर आना है, यानी कि यहाँ से हमें C को हटाना है, तो C बराबर यहाँ पे क्या है, देखो ये हो जाएगा Q², या ऐसे कर लो कि देखो यहाँ पे हो जाएगा Q², जब कैपिटल में करोगे कि ये भी कैपिटल में है ना, तो ये इसको ऐसे कर लो कि Q/V से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तुम कैपिटल लो स्मॉल लो, Q/V के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा Q²/2 इंटू C का मान कितना है, Q/V, तो एक Q से Q क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और V कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो U बराबर जो हमारा निकल के आएगा ये हो जाएगा ½ QV के बराबर निकल के आ जाएगा। तो U बराबर कितना निकल जाएगा, ½ QV के बराबर निकल के आ जाएगा। एक फार्मूला हमारा ये भी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक। बस इस तरीके से हमारी इतनी सारी ऊर्जाएं निकल के आ जाएंगी जी। ये सारी जो होंगी स्थितिज ऊर्जा होंगी, यही एक फार्मूला याद रखो स्थितिज ऊर्जा का। बाकी ये सब तो हमें Q बराबर V बराबर QC से या V बराबर QC से कोई भी कैपिटल वाले चाहे स्मॉल वाले ले लो, वहाँ से हमारी सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। ठीक है, यही सारी चीज़ें हम अगले संधारित्र वाले में भी करेंगे, तो इसको एक बार देख लेना, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं यार। ठीक है, तो अगले लेक्चर तक पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।